Hello everyone. From today we are going to start artificial intelligence. एक सिलेबस मैंने यहाँ पे रेडी रखा है, तो हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। यूनिट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे रेडी रखे हैं। यूनिट 2 में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यूनिट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एंड नॉलेज स्ट्रक्चर्स के बारे में। यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे गेम प्लेइंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मींस एनएलपी। एंड यूनिट 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस होता क्या है। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ एजेंट्स that receive percepts from the environment and take actions that affects that environment। ये तो होगी बुक की बात, ओके, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज नथिंग बट जो मशीन्स होती है, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनको स्मार्ट बनाना है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं फेसबुक का एग्जाम्पल लूं, फेसबुक के अंदर मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ फोटो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड लोग हैं, ठीक। अब इन ग्रुप ऑफ फोटो में फेसबुक बता देता है कि ये पर्सन कौन है, दूसरे पर्सन का नाम क्या है, तीसरा पर्सन कौन है। तो ये एक्चुअली है क्या? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सेल्फ ड्राइविंग कार, ओके, जो खुद से चल जाती है, ड्राइवर मीन्स लाइक ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, वो क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार। मीन्स यहाँ पे मशीन को, कंप्यूटर को, मीन्स कार को स्मार्ट बनाया गया है ताकि वो खुद को ड्राइव कर सके। यदि मैं किसी वीडियो गेम की बात करूं, वीडियो गेम में आपने देखा होगा, जैसे जैसे हम वीडियो गेम के अंदर स्टेजेस पार करते जाते हैं, ठीक है, तो आगे जो आने वाली स्टेज वो कैसी होती? ज्यादा कठिन होती है। यानी कंप्यूटर हमसे सीख रहा है कि यदि हमारे लिए ये चीज ईजी हो गई है तो इस चीज को हार्ड कर दिया जाए। मीन्स वीडियो गेम में सामने वाले पर्सन को ये मालूम पड़ गया है कि इन स्टेजेस को पार करना इजी है, तो क्यों ना जो यूजर है उसके लिए अगली स्टेज को ज्यादा हार्ड कर दिया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ओके, यदि आपका फ्रेंड चुपचाप बैठा हुआ है तो आप कुछ ना कुछ गेस कर लोगे उसके पैटर्न को देख के। एक वर्ड में यहाँ पे बताता हूँ, डेट इज पैटर्न। मीन्स एआई पैटर्न को फॉलो करता है। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड हो, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आपका फ्रेंड दुखी है या आपका फ्रेंड आपसे नाराज चल रहा है। ओके, मीन्स आप एक पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक ऐसे ही एआई भी काम करता है। मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ स्पैम फिल्टरिंग का। ईमेल के अंदर स्पैम मैसेजेस आते हैं, ओके, स्पैम मैसेजेस मीन्स लाइक, जैसे मान लीजिए कि आपको कैश क्रेडिट का एक स्पैम मैसेज आ गया, आपको एक स्पैम मैसेज आ गया कि आपने एक लॉटरी विन की है, ओके। तो इन स्पैम मैसेज को फिल्टर करने के लिए एआई का यूज किया जाता है। अगर एआई नहीं होता तो उस केस में क्या होता? इफ यदि ईमेल के अंदर एक वर्ड है लॉटरी, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? स्पैम में। इफ ईमेल के अंदर एक वर्ड है दैट इज कैश क्रेडिट, तो इस केस में ये किस कैटेगरी में जाएगा? स्पैम में जाएगा। अगर एआई नहीं होता तो हर चीज के लिए इफ कंडीशन लिखी जाती, मीन्स उसके लिए हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती अगर एआई नहीं होता तो। अब एआई आ चुका है तो एआई क्या करेगा? जस्ट जो ईमेल्स पड़े हुए हैं, ओके, उन्हीं ईमेल्स में पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा कि किस टाइप के ईमेल्स स्पैम कैटेगरी में जाते हैं और किस टाइप के स्पैम कैटेगरी में नहीं जाते हैं। ओके, लाइक वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, विन, लॉटरी, क्रेडिट, कैश, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो हो सकता है कि स्पैम में ईमेल चला जाए। तो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, ये सारी चीजें इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमारी समझ में आ जाएगी। तो हम सिलेबस को अब स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम देखने वाले डेफिनेशन। सो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ओके, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्यूटर सिस्टम्स capable of performing tasks
डेट टाइपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स क्या। ओके, और किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम जिस तरीके से ह्यूमन काम करता है, मीन जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम भी काम कर सकता है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। पहले हम लर्निंग को समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन लर्निंग पे काम करता है। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ओके, सभी के होते हैं। कई बार हम लोग नोटिस करते हैं कि जो आपका फ्रेंड है वो यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो लेक्चर देख रहा है, ठीक है, और उस वीडियो लेक्चर को देख के उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मीन्स वो बंदा कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, यूट्यूब से, और उसको लेक्चर देख के समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, मैं एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कुकिंग। मान लीजिए कि हमें खाना बनाना नहीं आता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर मीन्स एक वीडियो ओपन किया, उसमें देख लिया यूट्यूब पे पर्सन किस तरह से खाना बना रहा है, और हम लोग खाना बनाना सीख जाते हैं। मीन्स इसी तरीके से एआई भी काम करता है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, मीन्स डेटा का यूज कर रहा है, जो एआई सिस्टम है वो डेटा का यूज कर रहा है किस चीज में, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। डेटा की मदद से एआई सिस्टम सीखता है। जैसे भी आपने चैट जीपीटी को देखा होगा, ओके, या फिर जेमिनी को देखा होगा, दिन पे दिन ये टूल्स बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हैं। आखिर कैसे, क्योंकि हम उनको डेटा देते हैं। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे काऊ के ऊपर, गाय के ऊपर एक निबंध लिख के दे, मीन्स ऐसे लिख के दे। चैट जीपीटी हमको लिख के दे देता है। तो चैट जीपीटी सीख कैसे रहा है, हमारी क्वेरी को सॉल्व करके, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो सीख रहा है। यानी कहां से, डेटा से। लर्निंग कहां से करता है सिस्टम, डेटा से करता है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है कि डेटा इमेज फॉर्म में हो सकता है कि डेटा ऑडियो की फॉर्म में हो, या फिर डेटा वीडियो की फॉर्म में हो। इन एनी फॉर्म डेटा कैन बी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मीन्स यूजिंग लॉजिक। एआई यहाँ पे क्या करता है, लॉजिक का यूज करता है। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, वहां पे डिटेक्टिव होते हैं, मीन्स वहां पे कौन होते हैं, जासूस होते हैं। ओके, जासूस क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्राइम को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एआई भी यहाँ पे क्या यूज करता है, लॉजिक। जैसे आप लोगों ने गूगल मैप के बारे में देखा होगा, ठीक है। अब गूगल मैप यहाँ पे क्या करता है, मान लीजिए कि आपको एक रास्ता पता करना है, ठीक है। आपने गूगल मैप को बोला कि भाई मैं इंदौर में रहता हूं और मुझे इंदौर से जाना है जबलपुर, ठीक है। अब गूगल मैप क्या करेगा, आपके लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देगा। ऐसा भी नहीं है, अगर आपने बोला उसको कि आप बाइक से जाने वाले हो तो बाइक के हिसाब से आपको पाथ दे देगा। अगर आपने उसको बोला कि आप कार से जाने वाले हो तो कार के हिसाब से आपको रास्ता दिखा देगा। यदि आप बोलोगे कि आप पैदल जाने वाले हो तो आपको पैदल के हिसाब से वो रास्ता दिखा देगा। इवन ये भी बता देगा कि किस रोड पे ट्रैफिक है, वो किस रोड को फॉलो करे। तो यहाँ पर गूगल मैप एक्चुअली यूज क्या कर रहा है, लॉजिक यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, रीजनिंग वाला। थर्ड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सिंपल अपना एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, मीन्स हम लोगों का एग्जांपल लेते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि जो पत्ते आते हैं, ओके, ताश, उससे हम लोग घर बनाने की कोशिश करते थे कुछ इस तरह से। अब इस केस में क्या होता था कि मान लीजिए कि एक बार में बनता ही नहीं था, बार बार हमारे पत्ते नीचे गिर जाते थे, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे, फिर से कोशिश करते थे, हमारी गलतियों से हम लोग सीखते थे कि पत्तों को किस तरह से रखना है। या सिंपल मैं ब्लॉक का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं। हमें क्या करना है, यहाँ पर इन ब्लॉक को प्रॉपरली रखना है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये ब्लॉक पहली बार में प्रॉपरली ना रखा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी गलतियों से सीखेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, अब मुझे उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, तो मैं इस ब्लॉक को प्रॉपरली जमा सकता हूं। ठीक वैसा ही एआई सिस्टम भी होता है। एआई सिस्टम क्या करता है कि अपनी मिस्टेक से सीखता है कि यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसने मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है परसेप्शन।
मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, मीन्स गुमसुम है, कोई बात नहीं कर रहा, नथिंग, एकदम साइलेंट है। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है कि आपका फ्रेंड दुखी हो, या फिर हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपसे नाराज चल रहा हो। मीन्स आपने एक परसेप्शन लगाया कि इस तरह से ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक वैसे ही एआई भी काम करता है। एआई क्या करता है, जैसे मान लीजिए इमेजेस, आपने कुछ डेटा दिया एआई को इमेजेस का, ठीक है, उन इमेजेस को देख के एआई बता सकता है कि उस पर्सन का इमोशन कैसा है, क्या वो खुश है, क्या वो दुखी है। या फिर यदि आपने आवाज दी, मीन्स वॉइस दी, ओके, एआई को, तो क्या आपकी आवाज सुन के एआई सिस्टम बता सकता है कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स आपके दिमाग में क्या, जस्ट एक परसेप्शन कि मीन्स आपका मूड कैसा है। इस कॉन्सेप्ट को एआई यहाँ पे यूज करता है। और नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब हम कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, ओके, ठीक, अब आपके फ्रेंड को लैंग्वेज आती है मराठी, और आपको मराठी बराबर नहीं आती। वो आपका फ्रेंड आपसे बात करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हो कि आपका फ्रेंड आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, भले आपको मराठी प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रही, बट यू गेटिंग अंडरस्टैंड। ठीक वैसे एआई भी काम करता है। एआई क्या करता है कि जो भी हम एआई को बताने की कोशिश करते हैं, एआई उस चीज को समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि मैंने कुछ प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी के अंदर दे दिया, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया, जैसे टेल अबाउट इंडिया। मुझे टेल अबाउट इंडिया लिखना चाहिए था, बट मैंने टेल इंडिया करके चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, अपना अंडरस्टैंडिंग लगाएगा कि मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूं, तो समझ भी सकता है कि टेल अबाउट इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक वैसे ही लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यहां पे दी गई है। अब डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसको यदि हम लोग देखें, 4 एजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एज है अर्ली डेज 1950 टू 1970, सेकेंड वन इज एक्सपर्ट सिस्टम 1980s, थर्ड वन इज मशीन लर्निंग 1990s टू प्रेजेंट, ओके, फोर्थ वन इज डीप लर्निंग 2010 टू प्रेजेंट। अब ये होता क्या है तो समझ लेते हैं हम, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अर्ली डेज की। अगर हम अर्ली डेज के अंदर देखें, जो कि 1950 से 1970 की बात हो रही है, द फील्ड ऑफ एआई वाज बोर्न, ओके, उस समय एआई मार्केट में आया था, विथ रिसर्चर्स एक्सप्लोरिंग सिंबॉलिक रीजनिंग, लॉजिक एंड अर्ली न्यूरल नेटवर्क्स। Progress was initially promising, but limitations in computing power led to an AI winter with reduced funding and interest. सिंपल से कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं, ओके। मान लीजिए कि उस समय के जो साइंटिस्ट है, उनके दिमाग में बहुत कुछ था कि यस, उन्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, ओके, उन्हें एआई को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। मीन्स वो न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी उस समय सोच रहे थे। न्यूरल नेटवर्क होता क्या भी हम लोग देखेंगे, ओके, रीजनिंग हो गया, लॉजिक हो गया, लेकिन एक यदि हम लोग देखें, कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो वहां पे होगा। वो क्या था? कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर उस समय उतने स्ट्रांग नहीं थे कि उसके पे एआई की टास्क को परफॉर्म किया जाए। आप खुद देखिए, अगर हम आज की बात करें, यदि हमें कोई गेम प्ले करना है, ठीक है, कोई गेम हमें खेलना है ना, कई लोग कंप्यूटर पर गेम खेलना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक। अगर मान लीजिए पुराना कंप्यूटर होता, तो क्या उस पर हमारा आज का गेम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह उस जमाने में एआई की बात भी होती थी, वो रिसर्चर करना भी चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जा रही थी? उस समय कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो एआई को एक्सेप्ट कर सके। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स की, जो कि 1980s के टाइम का समय है। तब तक कंप्यूटर्स भी थोड़े स्ट्रांग हो चुके थे। अब उस समय क्या हुआ कि एआई ने कमबैक किया, ठीक है, विथ सिस्टम डिजाइन टू मिमिक ह्यूमन एक्सपर्ट्स। ओके, ध्यान देने वाली बात क्या है? मिमिक ह्यूमन एक्सपर्ट्स। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अगर आज आप पूछते हो कंप्यूटर से, ठीक है, कि कई लोग पूछते हैं कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? कंप्यूटर क्या करता है? एकदम लाइक एक्सपर्ट, जो कंप्यूटर बहुत एक्सपर्ट है वो आपको बताने लग जाता है ना। मान लीजिए आप कुछ खाना बनाना है, ओके, तो
हाउ टू कुक मीन कुछ आपको बनाना है तो आप कंप्यूटर से पूछते हो, तो लाइक का एक्सपर्ट कंप्यूटर आपको एडवाइस देता है। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम उस समय आ चुका था, कब? 1980s के आसपास। ये था हमारा 1980s का टाइम। अब थर्ड बात होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जिसने एआई को बिल्कुल बदल के रख दीजिए। एआई को बदल के रख दिया मतलब एआई को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। ओके, आप खुद सोचे भी, मैंने आपको फेसबुक के बारे में बताया था। फेसबुक क्या करता है? फेसबुक सिस्टम के अंदर अगर मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ फोटो है, तो फेसबुक बता देगा कि ये पर्सन किसका है। ओके, मीन्स ये चेहरा किस पर्सन का है, या फिर ये फोटो किस पर्सन का है, या फिर ये फोटो किस पर्सन का है। ये एक्चुअली है क्या? यही तो मशीन लर्निंग है, जो सिस्टम को डेटा से सिखा रहा है। डेटा से सिखाने वाली बात कही मैंने। ओके, आपने सिर्फ डेटा दे दिया, कंप्यूटर हमारा सीख लेता है। ठीक, मैं उस हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कंप्यूटर करना क्या है, हर चीज बताना पड़ती है। इफ रेड बॉल आती है तो रेड बॉक्स में डालना है, इफ ब्लू बॉल आती है तो ब्लू बॉक्स में डालना है, इफ ग्रीन बॉल आती है तो ग्रीन बॉक्स के अंदर डालना है। अब अगर मान लीजिए कि व्हाइट बॉल आ गई, उस केस में कंप्यूटर को करना क्या है? आपने तो बताया ही नहीं उसको, यानी उसके लिए हमने प्रोग्रामिंग की ही नहीं कि व्हाइट बॉल आती है तो क्या होगा। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या है, ऐसा हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सिर्फ डेटा से ही स्मार्ट बना सकता है। वो किस तरीके से अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अभी हम हिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे हैं कि 1990s के आसपास मशीन लर्निंग मार्केट में आ चुकी थी, जिसने कंप्यूटर को और ज्यादा अच्छा बना दिया। अब हम बात करेंगे डीप लर्निंग की। मीन 2010 के बाद अब तक डीप लर्निंग चल रहा है। आपको सोचिए डीप लर्निंग एक्चुअली है क्या? आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी का फेक वीडियो बना दिया। मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि खुद ही वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ओके, या फिर हम कंप्यूटर की मदद से इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो इमेज एक्चुअली है ही नहीं। ओके, उस इमेज को हमने क्रिएट कर दिया। मीन्स हम बना रहे हैं यहाँ पे रियलिस्टिक इमेजेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये डीप लर्निंग की वजह से होता है। तो ये डीप लर्निंग मीन्स क्या, देख लेते हैं। तो डीप लर्निंग अ पावरफुल फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो हमारे पास में थी जो डेटा से सीखती है, उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन आ गया? डीप लर्निंग। So a powerful form of machine learning using artificial neural network। बहुत बड़ी चीज है ये artificial neural network। मीन दिस इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन सोचता है, ओके, ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश की गई है ह्यूमन ब्रेन को। अगर ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है कि आगे क्या होने वाला है, तो डीप लर्निंग भी उस चीज को सोच सकता है कि आगे क्या होने वाला है। सेम लाइक ह्यूमन ब्रेन इज डीप लर्निंग। हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग और एएनएन के बारे में। ओके, आगे सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है, तब हम डीप में इस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक, अभी तो हम हिस्ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट को हमें याद रखना है। सब अर्ली डेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 1950 से 1970 की बात है। देन एक्सपर्ट सिस्टम मार्केट में आया 1980 में। देन मशीन लर्निंग मार्केट में आया, जो कि अभी भी चल रहा है, जो सिस्टम को डेटा से सीखने की एबिलिटी देता है। देन मार्केट में आ गया डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के साथ में मार्केट में क्या आ गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वही वैसा ही न्यूरल नेटवर्क जैसा कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन के बारे में कि आखिर एआई को डेवलप करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला। अब देखिए, जब तक मोटिवेशन नहीं हो, ओके, मैं दिमाग को लगाने की इच्छा नहीं होती कहीं पे ना। सिंपल आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए हमारी एग्जाम आने वाली है, ठीक है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि यस हमारा पढ़ाई में मन लग जाए। ठीक वैसा ही यहाँ पे भी कुछ है। द परस्यूट ऑफ एआई इज ड्राइवन बाय सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। एक आइडिया हमको इससे मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड, सेकेंड वन इज ऑटोमेशन, थर्ड वन इज सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एंड फोर्थ वन इज क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। सो पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड, आखिर इसमें है क्या। आप खुद सोचिए
क्या कभी ब्रेन में ऐसी क्यूरियोसिटी आती है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं सामने वाला बता सके? ठीक ऐसे ही क्या एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो ये बता सके कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? यानी इंसान की क्यूरियोसिटी ही, ओके, इंसान का दिमाग ही उसको मोटिवेट कर रहा है किस चीज में? एआई को डेवलप करने में। जैसे हम लोग कई बार रात में देखते हैं, ओके, रात में हम देखते हैं चांद और तारों को, स्टार्स को, तो हम लोग कई बार सोचते हैं यार ये आसमान कितना गहरा होगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो स्टार्स है वो कितने हैं, स्टार्स ब्लिंक कैसे होते हैं, है ना? ऐसा हमारे ब्रेन में आता ही। मैं पहले के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं पहले के जमाने में जैसे हम लोग क्या रात में खुले में सोया करते थे। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, मतलब गाँव में अगर देखे तो बाहर सोते हैं खुले खुले में, तो उनको आसमान दिखाई देता रात में, फिर आसमान के अंदर क्या है। वो कहते ब्रेन में क्वेश्चन आया करते थे पहले कि यार ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। मीन्स ये क्यूरियोसिटी है, इसी को जानने के लिए इंसान का दिमाग क्या कर रहा है? एआई को डेवलप कर रहा है। मीन्स इंसान खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ एआई। अब सेकंड पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन नेम से मालूम पड़ रहा है, ओके, मीन्स हर चीज खुद ब खुद हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं सेल्फ ड्राइविंग कार की, सेल्फ ड्राइविंग क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो सेम तरह का काम रोज करना पड़ता है, तो कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे काम के लिए ऐसी मशीन बनाई जाए जो रोज इस काम को करती रहे। मीन्स ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए कि जहां पे रोबोट, ओके, रोबोट किसका काम कर रहे हैं? रोबोट वेटर का काम कर रहे हैं। मीन्स खाना बनाना, खाना परोसना, कपड़े धोना, प्रेस करना, ये सारा काम कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। इसी दुनिया के बारे में सोचिए, इसी को बोलेगा ऑटोमेशन। जैसे अगर मैं किसी बीमारी को या फिर किसी सर्जरी की बात करूं, किसी बीमारी का इलाज करने की बात करूं, तो आप लोग सोचिए ह्यूमन डॉक्टर्स की जगह पे अगर वहां पे रोबोट डॉक्टर होगा, इस केस में क्या होगा कि जो ह्यूमन डॉक्टर है वो एक तरह से फ्री हो गया है, क्योंकि उसका काम कौन कर रहा है? रोबोट डॉक्टर। अब इस केस में क्या होगा कि जो ह्यूमन डॉक्टर है अपना ब्रेन कहीं और लगा सकता है, मोर क्रिएटिविटी या मोर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इंसान क्या कर रहा है? ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। ऑटोमेशन कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ एआई। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इंसान रोज एक जैसे काम में लगा रहेगा तो वो अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाएगा क्रिएटिविटी के लिए। तो क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि मार्केट में एआई आए और एआई उन कामों को करे जिसमें ह्यूमन अपना टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि अपने ब्रेन कहाँ पे यूज करे? कुछ प्रोडक्टिव बनाने में यूज करे। नाउ थर्ड पॉइंट, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की। मीन्स एआई का यूज सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे यदि हम लोग बात करें किसी डिसीज की, ओके, किसी डिसीज के क्योर के लिए एआई का यूज किया जा सकता है। जैसे अभी मार्केट में चल रहा है कैंसर डिटेक्शन यूजिंग एआई, कैंसर डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। मेरी रिसर्च किस चीज पे हो रही है? ये सारी रिसर्च क्यों हो रही है? ये सारी रिसर्च हो रही है कैंसर को पहले ही रोकने के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए। मान लीजिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं ना, मान लीजिए कि बाढ़ आती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही बहुत, जब भी मान लीजिए क्लाइमेट चेंज होता है, बाढ़ आ जाती है, फसलें बह जाती है, तो क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जो पहले ही भविष्यवाणी कर दे कि भाई हाँ 2 दिन बाद बाढ़ आने वाली है, तो अपना जो भी सामान है उसको आप सुरक्षित कर लीजिए। ये भी प्रॉब्लम है बिल्कुल। अब देखिए प्रेडिक्शन बोले या भविष्यवाणी बोले, अगर एआई की बात करो तो एआई क्या करेगा? प्रेडिक्शन देगा। अगर ह्यूमन की बात करो तो जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन क्या है? भविष्य बता देते हैं, ठीक वैसे ही एआई भी है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है कि 2 दिन बाद बाढ़ आ सकती है, ठीक है। मीन्स स्पेस की अगर मैं बात करूं, स्पेस की गहराई, आखिर जो आसमान हमको दिखता है वो कितना गहरा है, कहाँ तक है, वो डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एआई का यूज करते हैं। इसी बहुत सारे प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिसको ह्यूमन आई थिंक सॉल्व ना कर पाए बिना कंप्यूटर या बिना एआई की मदद के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। ओके, डेटा की बात करता हूं मैं यहाँ पे फिर से। मीन्स एआई खुद से सीख रहा है, हमने जितना सीखा है, ओके,
अब एआई क्या कर रहा है, खुद से सीख रहा है और खुद को ट्रेंड कर रहा है। ओके, मशीनें अपने आप सीख रही है। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ओके, हम लोग जब हम बचपन में थे, ठीक, हम लोग क्या करते थे, हम लोग नर्सरी में जाते थे, फिर हम लोग KG 1 में गए, फिर हम लोग KG 2 में गए, फिर हम लोग पहली में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए, कॉलेज में गए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बुक्स की मदद से सीख रहे हैं, यानी डेटा हमें क्या कर रहा है, लर्निंग दे रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, एआई खुद से सीख रहा है और एक नई पॉसिबिलिटीज बना रहा है कि वो खुद को कैसे डेवलप कर सकता है। मीन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन दैट इनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। नाउ need for AI. So AI is becoming increasingly important in today's world due to, I mean, there are various reasons. कुछ रीजंस को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज ग्रोविंग डेटा वॉल्यूम्स, सेकेंड वन इज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, थर्ड वन इज डिमांड फॉर ऑटोमेशन एंड फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। वन बाय वन हम इन चारों पॉइंट्स का डिस्कस कर लेते हैं। First one, growing data volume. So we generate massive amount of data that human can't analyze effectively without AI. अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि मेरे पास में 1000 प्रोग्राम्स है, ओके, जो कि सी में लिखे हुए हैं, जो सी की जगह में काम करते हैं, जो कि जावा में लिखे हुए, ओके, जावा में लिखे हुए 1000 प्रोग्राम मेरे पास में है और मेरे पास में पाइथन में लिखे हुए 1000 प्रोग्राम है। अब मुझे ये एनालिसिस करना है कि जावा के प्रोग्राम और पाइथन के प्रोग्राम, इन दोनों ही प्रोग्राम्स में से क्या जावा लेस मेमोरी कवर करता है या फिर पाइथन लेस मेमोरी कवर करता है, या फिर जावा प्रोग्राम का रन टाइम कम है या पाइथन प्रोग्राम का रन टाइम कम है, क्या नंबर ऑफ फंक्शंस जावा के अंदर ज़्यादा है, ओके, इन 1000 प्रोग्राम की बात हो रही है, या पाइथन के अंदर ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक ह्यूमन इन 1000 प्रोग्राम्स को लेके एनालिसिस करने बैठेगा तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? हो सकता है कि उसको कई मंथ्स लग जाए या फिर ईयर्स लग जाए या कई डेज लग जाए। ठीक है, तो डेटा वॉल्यूम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अभी मैं सिर्फ सिंपल शॉर्ट प्रोग्राम्स की बात की है। आप खुद डेटा को इमेजिन कीजिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास में पड़ा हुआ है। अगर उस डेटा को एनालिसिस करना है तो एआई से बेटर ऑप्शन ही हमारे पास में नहीं है। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, वो है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो एआई कैन हेल्प अस टैकल चैलेंजेस डेटा बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अगर हमको ये पता करना हो कि अर्थक्वेक आने वाला है क्या, सबसे सही ऑप्शन क्या है, प्रेडिक्शन विद द हेल्प ऑफ एआई। हमें यह पता करना हो कि बारिश कब होने वाली है, या फिर हमें यह पता करना हो कि स्पेस की डेप्थ क्या है, गहराई क्या है, तो उसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, एआई। यहां पे दिया गया है बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज, लेकिन ये एआई के कैपेबिलिटी के अंदर है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड वन इज डिमांड फॉर ऑटोमेशन। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे बात हो रही है लेजीनेस की, ओके, आलसीपन का, इंसान का आलसीपन। सिंपल सी चीज है, पहले मैं सेंटेंस को देख लेता हूँ क्या दिया है। एआई कैन ऑटोमेट टास्क फ्रीइंग अप ह्यूमन फॉर मोर क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक वर्क। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब हमारा दिमाग खाली होगा, ओके, तभी हम कुछ क्रिएटिव सोच पाएंगे। अगर हम बस काम में लगे हुए हैं तो ताकि ब्रेन सोच ना पाए कुछ क्रिएटिव। अब सिंपल सी चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि रोज आपको एक जैसा ही काम करने को मिले तो कुछ नई चीज के बारे में कब सोचोगे। तो एआई यहाँ पे क्या करता है, उन काम को ऑटोमेट कर देता है, ठीक है, ताकि इंसान भी बोर ना हो। ओके, बोरिंग काम है, ह्यूमन को फ्री किया, एआई को वहां पे लगा दिया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैंने आपको बताए भी थे। अब प्रीवियस हमने देखे हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार की बात हो गई, या फिर अगर रोबोट खाना बनाने लग जाए, रोबोट कपड़े धोने लग जाए, रोबोट सफाई करने लग जाए, तो हमारा बहुत सा समय बच जाएगा जिसको हम प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं। तो हियर इज द डिमांड फॉर ऑटोमेशन। नाउ
नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब देखिए एआई की नीड क्यों है, अगर मैं पहले हम इसको पढ़ लेते हैं लिखा हुआ क्या है। एडवांसेस इन कंप्यूटिंग पावर एंड एल्गोरिथम्स मेक एआई मोर पावरफुल एंड एक्सेसिबल। अब देखिए एआई की नीड क्यों है, सिंपल। अभी हमने क्या देखा था पीछे, मशीन लर्निंग के बारे में देखा था ना। मशीन लर्निंग मार्केट में आ चुका है जो एआई को डेटा की मदद से सीखने में मदद करता है। या फिर सिंपल यदि हम लोग देखें तो डीप लर्निंग के बारे में हमने देखा था कि डीप लर्निंग 2010 से मार्केट में आ चुका है, जो एआई में न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कैपेबिलिटी को लाता है कि जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है या लर्न करता है वैसे एआई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, यानी जो एआई है अब सिर्फ रिसर्चर्स की लैब तक के सीमित नहीं है, अब एआई मोबाइल फोन के अंदर आ चुका है। मीन्स जिस तरीके से मोबाइल की ऐप हम लोग यूज करते थे पहले के जमाने में, आज उसी तरीके से मोबाइल में हम क्या यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एआई का, वो है चैट जीपीटी, जेमिनी। इनको हम लगभग हम सभी लोगों ने यूज किया होगा। अब आप सोच सकते हैं कि एआई की पावर क्या है। तो दिस इज द नीड फॉर एआई। गोल्स ऑफ एआई। At its core, AI aims to create machines that can think and act like humans. देखिए नोट करने वाला पॉइंट है, machines that can think and act like humans. Okay, so this translates into several key goals. मीन्स यहाँ पे कुछ गोल्स मैंने मेंशन किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम लोग फर्स्ट गोल की बात करें, that is replicate human intelligence. अब रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की बात हो रही है, ठीक है, जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह ही हो लेकिन ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा पावरफुल हो। ओके, मीन्स आर्टिफिशियल ब्रेन। अब यदि मैं सेकेंड पॉइंट यहां पे देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सीड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अब अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ओके, तो ह्यूमंस क्या है, दे आर अमेजिंग। ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहां पे बात क्या आ रही है, एक लिमिट की, कि ह्यूमन की एक लिमिट है। ओके, जैसे अगर मैं किसी ऐसे काम की बात करूं जिसको ह्यूमन ब्रेन करने में 1 मंथ लेता हो, अगर मैं इसी चीज के लिए कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है, कंप्यूटर क्या कर सकता है इसको विथ इन सेकेंड। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट है, ओके, जो ह्यूमन को एक नई पावर देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एक गोल क्या है, एक्सीड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। सो ऑगमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस। मीन्स यहाँ पे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की अगर मैं बात करूँ, ओके, तो ह्यूमन ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है। मीन्स एआई किस तरीके से ह्यूमन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। आप खुद सोचिए, यदि आपको कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, अगर आप उस डिसीजन के अंदर अगर एआई की मदद लो, एआई अगर आपको सपोर्ट करता है, अगर आप एआई की मदद लो, सो यू कैन टेक बेटर डिसीजन। मीन्स एआई क्या कर रहा है, एक तरह से बूस्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को कि इतने पोटेंशियल से सबको अनलॉक कर दो, सारे पोटेंशियल्स अनलॉक कर दो और अच्छी तरीके से डिसीजन लो। मीन्स एआई यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑगमेंट कर रहा है किसको, ह्यूमन इंटेलिजेंस को। यहाँ पे एक वर्ड है ऑगमेंट, ओके, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऑगमेंट मीन्स नथिंग बट वी कैन से इंक्रीज, ओके, इंक्रीज ह्यूमन इंटेलिजेंस, वी कैन यूज इंक्रीज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है दैट इज सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब जैसे यदि हम लोग बात करें लाइक हेल्थ केयर हो गया, फिनेंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंसेस हो गया। जैसे हमने बात की थी अर्थक्वेक की बात की थी कि अर्थक्वेक अगर प्रेडिक्ट करना हो कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। लाइक मैंने बात की थी कि यदि हमको ये पता करना हो क्या बारिश होने वाली है कि बारिश नहीं होने वाली, लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है जहाँ पे एआई सपोर्ट करता है। ये हमारा गोल एक्चुअली, गोल्स ऑफ एआई क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
मीन्स जो भी प्रॉब्लम हमको सामने दिखाई दे रही है उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा गोल है कि एआई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व कर दे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज। देखिए ऐसा नहीं है कि एआई का यूज ओनली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है, एआई का यूज नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है इनोवेशन की। अभी आप लोग देखते होंगे एक नए तरह के म्यूजिक आपको सुनने को मिलते होंगे जिसको एआई ने बनाया है। ओके, नई तरह की आर्ट्स आपको मिलती होगी। ओके, नए तरह की इमेजेस हो गया, नए तरह की वीडियोस हो गया, ये सब क्या है? इनोवेशन है। कौन डेवलप कर रहा है? एआई डेवलप कर रहा है। ये तो वो चीजें हैं जो हमको दिखाई दे रही है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके ऊपर रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हमको पता नहीं है, बट आने वाले टाइम में हमको मालूम पड़ेगा। नाउ कंट्रीब्यूशंस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यदि हम आज के समय देखें, ओके, तो हजारों रिसर्चर्स एआई का यूज करके कुछ ना कुछ नया सर्च करने में लगे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो, चाहे वो ह्यूमन कंफर्ट को लेके हो, एनीथिंग। ओके, जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, सेफर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, साइंटिफिक डिस्कवरी, क्रिएटिव एप्लीकेशंस। अभी तक हम इतना कोई डिस्कस कर चुके हैं हम एआई में, तो आई डोंट थिंक इन पॉइंट्स को डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। ओके, जैसा कि मैं पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की बात करूं, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, कि आप कोई चीज सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो जो आप सर्च कर रहे हो फेसबुक पे आपको वही रिकमेंड हो जाता है, या फिर नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे है। अगर मान लीजिए कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो, तो नेटफ्लिक्स पे आपको उस टाइप की मूवी ही रिकमेंड होना शुरू हो जाती है। ये है पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी की, तो सिंपल सा देखिए, एक मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्ट वर्क करिए, हार्डर वर्क जनरली हम वीडियोस देखते भी, ओके, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत आते हैं, शॉर्ट वीडियोस, कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब आप खुद सोचिए, जो लेक्चर वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, ये कंटेंट मैंने कहां से बनाया है? विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर मैं एआई का यूज नहीं करता, हो सकता है कि इतने अच्छे कंटेंट नहीं बन पाते। यानी मीन दिस इज व्हाट, दिस इज इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर की। अभी मैंने आपको बताया था हजारों रिसर्चर इस चीज में लगे कैसे एआई का यूज किया जाए। मान लो कोई मेडिसिन ढूंढना हो, ड्रग डिस्कवरी, ओके, मीन्स किसी बीमारी का पता करना हो, कैंसर डिटेक्शन, इन सब जगह पे किसका यूज हो रहा है? एआई का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, सेफर ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल में कुछ नहीं, यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करूंगा, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। या गूगल मैप की हम बात करें तो सेफर ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। जैसे आपने ऐड देखी होगी, या पे एलेक्सा का हम लोग बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अलेक्सा ये म्यूजिक प्ले कर दो, या गूगल असिस्टेंट से हम बात करते हैं। ओके, मीन्स ये क्या है? कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी का एग्जांपल है यहाँ पे। मीन्स एआई पावर्स वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी एंड एलेक्सा। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिस्कवरी। पहले भी हमने देखा है एआई क्या है, एक तरह से मान लीजिए कि एक सुपर साइंटिस्ट है एआई, ओके, जो हमें सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में, है ना, एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालिसिस करने में मदद कर रहा है कौन? एआई। तो अगर हम देखें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, एक और हमें क्या मिल गया? साइंटिफिक डिस्कवरी। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव एप्लीकेशंस। हम लोग यूज करते हैं, बहुत से एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, चार्ट जीपीटी का हमने एग्जांपल ले लिया, जेमिनी का एग्जांपल ले लिया, क्योंकि आजकल हर फोन के अंदर चार्ट जीपीटी, जेमिनी जनरली होता ही होता है, समझने में हमें ईजी रहता है। या फिर किसी एआई टूल की मदद से हमने कोई आर्ट बनाई, म्यूजिक बनाया, लिटरेचर बनाया, ओके, वीडियो हमने डेवलप किया, मीन्स क्रिएटिव एप्लीकेशंस बनाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ एआई। मीन्स एआई में बहुत कुछ है। ओके, पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब पूरा सिलेबस आपका पढ़ना हो जाएगा आई थिंक, तब आपको एआई के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
अभी तो क्या स्टार्टिंग है, हम लोग समझ रहे हैं कि एआई होता क्या है। नाउ प्रोडक्शन सिस्टम। सो अ प्रोडक्शन सिस्टम इज अ कॉमन एआई टेक्निक that consists of a set of rules, a database, a control strategy and a rule applier. So फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम मीन्स होता क्या है। मान लीजिए कि आपने एक रोबोट बनाया, ओके, मीन्स एक एक्सपर्ट बनाया, एक रोबोट बनाया। इस रोबोट का काम क्या है कि यदि रेड बॉल आती है तो रेड बॉल को क्या करना है कि रेड बॉक्स के अंदर डालना है। अब यदि मान लीजिए ब्लू बॉल आती है तो ब्लू बॉल को ब्लू बॉक्स के अंदर डालना है। मीन्स लाइक एक्सपर्ट रोबोट बॉल्स को रेस्पेक्टिव बॉल्स के अंदर पुट कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रोबोट को करना क्या है। मीन्स अगर मैं इसको हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग में लिखूं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। इफ रेड बॉल, तो बॉक्स यहां पे क्या आ जाएगा, रेड। इफ ब्लू बॉल, तो बॉक्स यहां पे क्या आ जाएगा, ब्लू। सो आई थिंक अभी प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो डेफिनेशन में दिया गया है, लाइक सेट ऑफ रूल्स मीन्स क्या होता है, ओके, डेटाबेस मीन्स क्या है, कंट्रोल स्ट्रेटजी मतलब क्या है, और रूल अप्लायर मीन्स क्या है। अगर हम सेट ऑफ रूल्स की बात करें तो मान लीजिए दिस इज लाइक अ हार्ट ऑफ द सिस्टम, या फिर ब्रेन बोल दीजिए, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्ट करना है ये बताता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे भी मैंने जस्ट बताया था इफ और एल्स कंडीशंस के बारे में, यदि ऐसा होता है तो ऐसा करना है। अब डेटाबेस की यदि हम लोग बात करें तो डेटाबेस इज लाइक अ मेमोरी। अभी हम लोग एआई पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स डेटाबेस क्या होता है ये हमें क्लियर होगा। डीबीएमएस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ओके। तो मैं जहाँ पे हर चीज स्टोर की जाती है, डेटा को स्टोर किया जाता है, वो क्या है, डेटाबेस है। अब देखिए एक नई चीज आ गई, कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो कंट्रोल स्ट्रेटजी हियर इज लाइक अ मैनेजर, यानी कब कौन सा रूल यूज करना है प्रोडक्शन सिस्टम में कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। मीन्स सिचुएशन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से कब कौन सा रूल यूज करना है, वो है कंट्रोल स्ट्रेटजी। अब यदि हम रूल अप्लायर की बात करें, ओके, तो सिंपल हम बोल सकते हैं इट इज लाइक अ वर्कर। जो भी रूल अप्लाई किया गया है, ओके, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को वर्क में लाना है, तो ये क्या हो गया, रूल अप्लाई। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रखी गई है। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलरिटी, सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी एंड फोर्थ वन इज एफिशिएंसी। सो मॉड्यूलरिटी मीन्स यू कैन इजीली एड, रिमूव और चेंज द रूल्स। ओके, पूरे सिस्टम्स को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये बोलती है कि जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ओके, तो बेस्ट सॉल्यूशन लाने के लिए जो सिस्टम है वो अपने अकॉर्डिंग अप्रोचेस को फॉलो कर सकता है। जिस तरीके से भी बेस्ट सॉल्यूशन मिले उस अप्रोच को फॉलो करना, ये फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, ओके, इसको इजीली फॉलो किया जा सकता है कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। अगर हमको यह पता हो कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, उसका वर्किंग एल्गोरिथम क्या है, तो ये इजीली पता किया जा सकता है कि यदि मान लीजिए कोई एरर आता है तो वो एरर किस कारण से आया होगा, उस एरर को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, वो है ट्रांसपेरेंसी। अब नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। जैसा अभी हमने बात की थी, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ओके, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को स्मार्टली काम कर सकता है प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, हमें ये भूलना नहीं है कि प्रोडक्शन सिस्टम मीन्स एआई की ही बात हो रही है, ओके, लेकिन एक ऐसा सिस्टम
जिसमें सेट ऑफ रूल्स है, डेटाबेस है, कंट्रोल स्ट्रेटजी है। मैं जितना अभी तक हमने एआई के अंदर पढ़ा है वो सब यहाँ पे आप मेंशन विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंट्स यू कैन आंसर दिस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स मॉड्यूलरिटी में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी क्या है और एफिशिएंसी क्या है।